सरदार हरि सिंह नलवा लड़ाई के मैदान में है, गंभीर रूप से घायल है, जमरोद के किले में। अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने अपने अफसरों को बुलवाया और कहा कि जब तक हमारी सेनाएं अफगानों को वापस खैबर दर्रे से बाहर अफगानिस्तान की तरफ ना खदेड़ दें, तब तक मेरी मौत की खबर को राज रखना। उनके वचन को उनके सिख सेनापतियों ने पूरी हिम्मत के साथ निभाया। अफगानों को भी पेशावर और शब कदर पर दोबारा कब्जा करने के अपने प्लान को छोड़ना पड़ा। जमरूद से एक तरह से बेइज्जत होकर उनको पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था और वो वापस काबुल लौट गए। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें शाबाशी देता है। वो लड़ाई हार चुके थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर खुशी का पारावार नहीं था। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई में वो उस ताकतवर सरदार को शहीद करने में कामयाब रहे थे जिसका खौफ कई बरसों से उनकी नींद का दुश्मन बन चुका था। 1.25 लाख पर भारी एक नाम, जिसने उन अहंकारी और क्रूर कहे जाने वाले अफगानों को सलवार पहनने पर मजबूर कर दिया था। एक अंग्रेज डॉक्टर मिस्टर वुड ने मिस्टर वेड को एक पत्र लिखा, जिसको मिस्टर वेड ने आगे गवर्नर जनरल को, यानी कि उस वक्त के जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, उनको भेजा था। इसमें वो लिखते हैं कि अफगानों का जबरदस्त कत्लेआम हुआ। मरने वालों में दोस्त मोहम्मद का बड़ा बेटा मोहम्मद अफजल भी था। डॉक्टर वुड कहते हैं कि पंजाबियों ने अपने कुल 12,000 की फौज में से 6,000 लोगों को गंवा दिया। अफगान, जो कि उस मुकाबले में काफी बड़ी तादाद में थे, उनके तकरीबन 11,000 के आसपास सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। खुशवंत सिंह अपनी किताब रणजीत सिंह महाराजा ऑफ पंजाब में लिखते हैं कि महाराजा जब खैबर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उनको सरदार नलवा की शहादत की खबर मिली। इस खबर से वो इतना टूट गए थे कि दुख से उन्होंने अपनी छाती को पीटा और फूट फूट कर रोने लगे। जब तक वो जमरूद पहुंचे, लड़ाई के मैदान में एक भी अफगान सैनिक मौजूद नहीं था, सब वहां से भाग चुके थे। दोस्तों आइए अब इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर उस शादी के बारे में जानते हैं जिसने वक्त रहते रणजीत सिंह को सरदार नलवा की मदद के लिए आने से रोक दिया था। श्री अकाल पुरख जी की कृपा से दोस्ती और प्रेम की मूरत श्रीमंत अनंत खुशियों से भरे इस पवित्र और शुभ उपलक्ष्य की बेला में हम अपने पुत्र की शादी तय करते हुए अपनी अभिलाषाओं की तस्वीर को मुकम्मल करना चाहते हैं। किस्मत की सौगात, हमारी खुशियों के माथे की चमक, सरकार के गौरवशाली बागबां के मालिक और आत्माओं को शीतलता देने वाले मिलनसार और गुणों की खान हमारे प्यारे बच्चे प्रिंस नौनिहाल सिंह की शादी के शुभ अवसर पर हम महामहिम से अनुरोध करते हैं कि इस अवसर को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करते हुए हमारी खुशियों में शामिल होकर 4 चांद लगाएं। इस तरह महाराजा ने ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ सर हेनरी फेन को अपने पोते की शादी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। गवर्नर जनरल की तरफ से सन हेनरी को यह निर्देश दिया गया था कि इस इनविटेशन को भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें। सर हेनरी फेन के साथ उनके भतीजे लेफ्टिनेंट हेनरी एडवर्ड भी उनके एडीसी के रूप में मौजूद थे। उनकी लिखी डायरी में इस आयोजन का विवरण मिलता है। कमांडर इन चीफ की पूरी पार्टी को सतलुज नदी के वेस्टर्न किनारे पर प्रिंस शेर सिंह ने रिसीव किया। नौजवान हेनरी एडवर्ड प्रिंस शेर सिंह के रूप और व्यक्तित्व को देखकर हैरान थे। सिल्क और जरीदार शाही पोशाक में खूबसूरत नौजवान, जिसकी काली दाढ़ी उसके व्यक्तित्व को और निखार रही थी। उनके पास हीरे, पन्ने और माणिक से जड़ा एक खूबसूरत मुकुट था। हेनरी एडवर्ड कहते हैं कि बाद में जब हमें उनके ड्रेसिंग रूम में विजिट करवाई गई तो वहां पर महंगे चश्मे, शानदार और सुगंधित फ्रांसीसी इत्रों का एक कलेक्शन मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यूरोपियन लग्जरी आइटम्स में प्रिंस शेर सिंह की बहुत रुचि थी। उनको फ्रेंच वाइन बहुत पसंद थी और वो अपनी अंग्रेजी गाड़ी में चलना पसंद करते थे। 5 मार्च 1837 को ये ब्रिटिश पार्टी अमृतसर पहुंची। वहां पर राजकुमार खड़क सिंह और राजा ध्यान सिंह ने उनका स्वागत किया। एडवर्ड फेन लिखते हैं कि प्रिंस खड़क सिंह ने सोने चांदी से जड़े कपड़े पहने हुए थे और उनके कमरे में ऐसे ही कपड़ों की भरमार थी जिनकी चमक से हमारी आंखें चुंधिया रही थी।
वो आगे कहते हैं कि ध्यान सिंह एक बड़े फारसी घोड़े पर शानदार ढंग से सवार थे। उनका घोड़ा इधर उधर उछल रहा था मानो अपने सवार पर उसको गर्व हो। उसकी लगाम और काठी दोनों पर सोने की कढ़ाई की गई थी। इसके नीचे चांदी की कढ़ाई और चौड़े किनारों वाला एक कपड़ा बिछाया हुआ था जिसने घोड़े को उसकी पूंछ तक ढका हुआ था। नीचे से ऊपर तक घोड़े के पैरों को लाल रंग से रंगा गया था, जो इस बात का प्रतीक था कि लड़ाइयों में घोड़े ने कितने आदमियों को मारा था, उनके खून में उसके पैर डूब जाएं उस लेवल तक उसके पैरों को लाल रंग से नीचे से ऊपर तक रंगा गया था। अगली सुबह महाराजा के बुलावे पर ब्रिटिश पार्टी उनसे मिलने पहुंची। वो उस वक्त शहर से बाहर बने अपने घर में ठहरे हुए थे। मेहमानों का स्वागत करने के लिए महाराजा हाथी पर सवार होकर आए। हेनरी फेन की डायरी से उस वक्त जो महाराजा के व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। फेन कहते हैं कि शेरे पंजाब कमजोर से दिखने वाले 55 साल के एक बूढ़े आदमी हैं जो अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा बड़े दिखते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले सुना था और उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक स्वस्थ और तगड़े हैं। उन्होंने हरे रंग की कश्मीरी पगड़ी और दस्ताने बहुत सादे ढंग से पहने हुए थे। उनकी पोशाक के कॉलर्स के ऊपर और बटनों के ऊपर लाइन में मोती जड़े हुए थे जो शानदार लग रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों बाजुओं में बड़े हीरों की ब्रेसलेट्स पहने हुए थे। उनकी एक आंख धुंधली और लाल थी जैसे खून से लथपथ हो, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सा तीखापन, खिंचाव और दृढ़ निश्चय नजर आ रहा था जो उनके व्यक्तित्व में एक ताकतवर राजा के होने का एहसास कराता था। हम जानते हैं कि चेचक के कारण महाराजा की एक आंख बचपन में ही खराब हो गई थी। फिर ब्रिटिश पार्टी को महाराजा के दरबार हॉल में ले जाया गया जहां सभी दरबारी इकट्ठे हुए थे। दरबार में मौजूद सभी लोगों के गहने और कपड़े शानदार थे। उन सभी में खासकर मंत्री के बेटे हीरा सिंह जैसे गहनों का एक ढेर लग रहे थे। उनकी गर्दन, हाथ और पैर मोतियों, हीरों और माणिकों से बने हारों, बाजूबंदों और चूड़ियों से ढके हुए थे। महाराजा बहुत जोश में थे और बड़ी तेजी से बातें कर रहे थे। उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की और सभी तरह के सवाल पूछे। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि महाराजा रणजीत सिंह का जितना भी वर्णन हमें इतिहास में मिलता है उससे ये सिद्ध होता है कि वो बहुत ही ईगर रहते थे। वो सवाल बहुत करते थे, क्वेश्चंस करके जानना चाहते थे हर चीज़ के बारे में। ये उनकी आदत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी कितनी बड़ी है, सर हेनरी द्वारा कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई और एक रेजिमेंट में कितने अंग्रेज अफसर होते हैं, हमारा यानी ब्रिटिशर्स का तोपखाना कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। फेन आगे कहते हैं कि दोपहर के वक्त बाराती दूल्हे को गिफ्ट वगैरह देने के लिए रस्म के लिए इकट्ठे हुए, जहां पर हम सभी मौजूद थे। ये सारा कार्यक्रम एक सरदार साहब के घर पर पूरे जोर और शोर शराबे के साथ पूरा हुआ। यहाँ पर आए हुए उपहारों की कीमत लगभग 17,000 पाउंड के आसपास आंकी गई है। उसके बाद दूल्हे की बारात अमृतसर से रवाना हुई जिसमें 70 हाथी और 600 घुड़सवार थे। महाराजा ने भिखारियों की भीड़ के ऊपर सोने और चांदी के सिक्कों की बौछार कर दी। फेन के मुताबिक वहां पर उस वक्त 5 से 6 लाख लोग मौजूद थे जो राजा के हाथी के पास जाने के लिए धक्का मुक्की और लड़ाई तक कर रहे थे। दुल्हन के निवास स्थान पर पहुंचकर मेहमान उतरे और एक बड़े तंबू में इकट्ठे हुए। यहां पर पहली बार दूल्हे की झलक दिखी। उसने महंगे मोतियों की माला से बना सेहरा पहना हुआ था जिनको गोल्डन कलर के धागों में पिरोया गया था। वो एक पतला सा लड़का था जिसके चेहरे पर भी चेचक के दाग थे, लेकिन देखने पर लगता था कि ये राजकुमार बुद्धिमान और अच्छे व्यवहार वाले हैं। ज्योतिषियों के द्वारा शादी का सही वक्त जो था वो रात को 9 बजे मुकर्रर किया गया था। मेहमान दोबारा महाराजा के दरबार हॉल में इकट्ठे हुए जहां पर वो अपने मंत्रियों और पसंदीदा लोगों से घिरे हुए एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। वहीं पर उनके घुटनों को आराम देने के लिए एक डिजाइनदार खूबसूरत सोने का स्टूल रखा हुआ था। कुछ खास राजकीय अवसरों पर वो अपने बड़े हीरे कोहिनूर को भी पहना करते थे। वैसे बहुत कम मौकों पर ही वो गहने पहना करते थे। उनको अपने एक पांव में जुराब पहनने की अजीबो गरीब आदत थी। इसका कारण है उनके एक पांव में गठिया की बीमारी का होना। उनका कहना है कि इससे उनका पांव गर्म रहता है। हेनरी फेन आगे अपनी डायरी में लिखते हैं कि महाराजा जिस तरह की शराब पीते हैं वो ऐसी है कि कोई और अगर उसको पी ले तो शायद एक हफ्ते से ज्यादा ना झेल पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल शराब से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमने जब इसको एक बार पिया तो हमारी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, जबकि हमने बहुत कम मात्रा में पी थी। उसके बाद दुल्हन को दिए जाने वाले दहेज की प्रदर्शनी लगाई गई
जो कि लिस्ट में अगला कार्यक्रम था। 11 हाथियों के अलावा 101 पशु दहेज में दिए गए, जिनमें गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े और बैल थे। 500 खूबसूरत कश्मीरी शॉल और ढेर सारे गहने, जिनमें अधिकतर बहुत सुंदर और काफी कीमती थे। दूसरी चीजों में एक डिनर सेट और दूसरे बर्तन थे जो सारे चांदी के बने हुए थे। उन पर शानदार नक्काशी की गई थी। उस भव्य समारोह मंडप में जब महिलाओं को आमंत्रित किया गया तो पूरे मंडप को तेल के दियों से सजाया गया था। चारों तरफ रंगीन फव्वारे 4 चांद लगा रहे थे। इसके 2 दिन बाद महाराजा ने अंग्रेजों के कैंप का दौरा किया और सेना की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। जैसे ही वो अंदर आए, उनके द्वारा सवालों की बौछार शुरू हो गई, जैसे अंग्रेजों की सेना कितनी ताकतवर है, क्या हमें लगता है कि रूस ने पर्शिया में अपने स्वार्थ के चलते काफी नुकसान पहुंचाया है, वगैरह। उनमें से कई सवालों का जवाब देना काफी मुश्किल था। फिर उन्होंने वहां पर दिखाए गए उपहारों को देखा, जिनमें एक हाथी, 8 घोड़े और एक दोनाली बंदूक और कुछ तोपें थी। महाराजा रणजीत सिंह ने हर तोप का निरीक्षण किया और हर एक तोपची से लगभग एक मिनट तक बात की। अगले दिन सर हेनरी फेन ने सिख टुकड़ियों का इंस्पेक्शन किया। वहां पर कुछ सैनिकों ने खूबसूरत चेन और कवच पहने हुए थे, जो कि पुराने जमाने के योद्धाओं की तस्वीरों जैसे लग रहे थे। उसके बाद अंग्रेज पार्टी को शाही गहने दिखाए गए, जिनमें कोहिनूर भी था। फिर शाम के वक्त वही नाच गाना, पार्टी और पटाखों का दौर शुरू हो गया। और अब बात बसंत ऋतु के रंगीन त्योहार होली की, जो रणजीत सिंह का पसंदीदा त्योहार था। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को होली तक रुकने के लिए मना लिया गया था, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि होली से पहले उनका जाना अशुभ होगा। सर हेनरी फेन महाराजा के महल में पहुंचे। वहां पर हर एक की कुर्सी के सामने छोटी टोकरियां थी, जिनके अंदर लाल पाउडर से भरी हुई छोटी छोटी गेंदें रखी गई थी। उनके साथ में कटोरे में भर भर कर पीले रंग का केसर रखा हुआ था। जैसे ही हम बैठे, महाराजा ने एक बड़ी सी चीज उठाई, जिसमें केसर भरा हुआ था, और उसको सर हेनरी के गंजे सिर पर डाल दिया। फिर प्रधानमंत्री ने लाल रंग उनके ऊपर पोत दिया। सन हेनरी की हालत देखकर हम सब हंसने लगे। तभी मेरी एक आंख पर एक लंबी दाढ़ी वाले सज्जन ने रंग से भरी एक बॉल फेंकी। पूरा रंग आंख में घुस गया। ऐसा लगा जैसे आंख बाहर निकल आएगी। तभी एक दूसरे नौजवान ने केसर का घोल मेरे चेहरे पर उड़ेल दिया। रणजीत सिंह खुद इस पूरे खेल का मजा ले रहे थे। हालांकि कुछ दरबारियों ने उनके ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से रंगों की गेंदें फेंकी। तभी एक अफगान राजदूत कंधार से दरबार में पहुंचे। उन्होंने उस वक्त अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और अपनी दाढ़ी अच्छी तरह से रंग कर कंघी की हुई थी। इससे पहले शायद उसने कभी होली के त्योहार को नहीं देखा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ पलों के बाद क्या होने वाला है। तभी अचानक उसकी आंखों में एक लाल रंग की गेंद आकर टकरा जाती है। लगते ही वो अचंभे से चारों तरफ देखने लगा, और फिर जब उसकी दाढ़ी चमकदार केसरिया रंग में रंग जाती है तो वो डर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सहज हो गया और हमारी पूरी पार्टी की हंसी ठहाकों के बीच उसने भी अपने सारे शिष्टाचार को छोड़ दिया। ये पूरा खेल लगभग 1 घंटे तक चला। दरबार में मौजूद कोई भी आदमी बिना रंगे नहीं दिख रहा था। फिर हम सब घर जाने के लिए उठे और उस वक्त हमारी हालत बहुत खराब थी। महाराजा होली को एक मजेदार त्योहार की तरह वड्डा तमाशा कहकर मनाते थे। उन्होंने सभी अंग्रेज मेहमानों को तोहफे दिए। कमांडर इन चीफ और मिलिट्री सेक्रेटरी को कऊ काबे इकबाल पंजाब, यानी पंजाब की समृद्धि के सितारे के सम्मान से नवाजा गया। जब हम वहां से जाने लगे तो बड़ा भावुक कर देने वाला पल था। हम सभी ने महाराजा के शानदार स्वभाव और जिस तरह से आज इस उत्सव के दौरान वो दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था वो हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं और हम उनको बरसों से जानते हैं। मिस्टर फ्रेम ने अपने इस अनुभव को महसूस करते हुए अंत में बड़ी खूबसूरती से महाराजा के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि अपनी प्रजा के बीच रणजीत सिंह का चरित्र और स्वभाव आमतौर पर एक दयालु और नर्म राजा के जैसा है। उनकी गिनती अब तक भारत में शासन करने वाले अच्छे राजाओं में की जाती है। वो वास्तव में एक मिलनसार व्यक्ति हैं। हमने आज दरबार में कुछ बच्चों को टहलते और खेलते हुए देखा, जिससे पता चलता है कि बच्चों के साथ उनका काफी लगाव है। और सच ये है कि जब से पंजाब में उनका शासन स्थापित हुआ है, उन्होंने अभी तक किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी है, चाहे अपराध कितना भी संगीन हो।